अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो अब चलते हैं हम अपने मेड क्विज 95 के लास्ट पार्ट की तरफ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी अनस्टेबल आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो ये तो आपको पता ही है, आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से ना हमारे पास 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स प्रोड्यूस कर दिए गए हैं। बाकी हमारे पास जो नेचुरल थे वो हमारे पास 280 थे, और उनके आगे फर्दर रिवीजन हुई है। 154 जो है हमारे पास इवन नंबर्स वाले हैं। बाकी ये सारा सीन है, मतलब ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है। और इसको देने का मकसद क्या है कि आप लोगों ने कोई भी छोटी से छोटी बात भी स्किप नहीं करनी। ठीक हो गया। तो अब हम अगले वाले पे चलते हैं, आइसोटोप्स आर। तो चलो, वैसे तो आसान सा सवाल है लेकिन हम इसको फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोप्स आर असल में केमिकली सिमिलर। अब आपको पता है आइसोटोप्स होते क्या है। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं प्रोटियम की और ड्यूट्रियम की। ठीक है, हो गया। तो इसमें आपको पता है प्रोटॉन कितने हैं, एक। इसमें भी एक ही प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें 0 है, और इसमें हमारे पास एक न्यूट्रॉन आ रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स तो एक ही रहेगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना किसी भी चीज़ की, सपोज ये एक हाइड्रोजन है, इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। और फिर हम हीलियम की बात करते हैं, तो हीलियम जो है ना उसके ऑर्बिटल में जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर, मेनली तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर, लेकिन हम एज अ होल उसको बोलेंगे कि केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पर। मतलब केमिकली जो पार्टिसिपेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं करनी होती ना। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा तो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बाइंडिंग होगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। पहले ये एक एटम था, अभी एक मॉलिक्यूल बन गया और अब इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, इसका मजीद रिएक्ट करने का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसकी एटॉमिसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पर। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो भी दोनों आइसोटॉप्स है दोनों के इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तो सेम ही होंगी ना। ठीक हो गया। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम रहती हैं। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज बेशुमार फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फिर उसके मास पर भी डिपेंड करती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास एक आ जाता है वेट। ठीक हो गया। आपको पता है कि वेट क्या है, मास का क्वांटिटेटिव मेजर है ना। तो यहाँ पर उसका मास 1 था, यहाँ पर उसका मास 2 था। तो अगर मास ज़्यादा हो रहा है तो वो हैवी भी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट, सॉरी एटम। तो वो फिजिकली सिमिलर नहीं रह सकता, फिजिकली वो डिफर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर जैसे चेंज होगा वैसे वैसे उसका मास चेंज हो जाएगा और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी कि जो आइसोटॉप्स है ना वो केमिकली सिमिलर होते हैं, फिजिकली सिमिलर नहीं होते। और आपको पता चल कि फिजिकली सिमिलर क्यों नहीं होते और केमिकली सिमिलर इसलिए होते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है और आइसोटॉप्स के इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम होते हैं, और जो उनमें डिफर कर रहा होता है उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफर कर रहा होता है। The next question is number of moles present in 0.6 grams of silica SiO2 R। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड करना, तो बड़ा सिंपल सा काम था ये, तो मैंने कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं दिया था। मोल्स हमने फाइंड करना, मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ द मॉलिक्यूल गिवन ओवर मोलर मास। ठीक हो गया। तो अब वैसे तो शुरू वाला टेस्ट था इसलिए मैंने आप लोगों को इनकी एटॉमिक मैसेज प्रोवाइड कर दी थी। वैसे एमडी के पेपर में जो आसान, मतलब मेरा ख्याल है जो टोटल स्टार्टिंग वाले 40 एटम्स है ना उनके एटॉमिक मैसेज वो प्रोवाइड नहीं करते, उनके आपको आने चाहिए। मतलब कैल्शियम 40 तक आप सपोज कर लें कि आपको एटॉमिक मैसेज आने चाहिए, एटॉमिक नंबर्स तो आपको उससे भी ज़्यादा क्या आना चाहिए। तो आपने करना क्या होता है, आप लोगों ने मेन रूटीन का हिस्सा बना लेना होता है अपने डेली रूटीन का ये वाले एटम्स, तो फिर ये आसान हो जाता है, याद रह जाती हैं। तो अब हम मास की बात करें तो उन्होंने हमें 0.6 ग्राम्स दिए हैं मास के। और मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन की हमारे पास है 28 और एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर मास 16, और यहाँ पे हमारे पास चल रहा है हमारे पास 2 ऑक्सीजन है सिलिका में, तो वो हो जाएगा 32। तो अगर हम इसको देखें तो ये 0.6 ओवर 28 प्लस 32, 2 इधर गया तो ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 0.6 डिवाइड बाई 60 हमारे पास आ जाता है 0.01 मोल्स। तो ये बड़ा आसान सी कैलकुलेशन थी और इसका आंसर था ये डेल्टा। अब जो हमारे पास बुद्धिमान लोग यहाँ पर प्रेजेंट थे इस टेस्ट में जिन्होंने इसका आंसर 1 मोल और 0.5 मोल्स लगाया, तो उनसे मेरा सवाल है कि भाई कैसे लगाया मुझे भी बता दो। मतलब हो सकता है मैं गलत हूँ तो करेक्ट मी, वैसे इस वक्त मैं सही हूँ ये बता दूँ आप लोगों को। लेकिन जो बच्चे गलत थे वो इसको देखें। ये जो चैप्टर है ना ये चैप्टर नंबर 1
फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आप चेक करेंगे, आपके फंडामेंटल्स ही स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो बाकी के जो बेशुमार आगे चैप्टर्स हमारे पास मतलब तकरीबन 13 से 14 चैप्टर्स और मजीद हैं एमटी कैट के सिलेबस में। तो अगर फंडामेंटल्स में ही आके हार जाओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो हर एक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है इंशाल्लाह जब हम ये वाला चैप्टर करेंगे ना, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री या एटॉमिक स्ट्रक्चर, अगर कोई बच्चा इसको नाम दे दे, नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हमारे पास एक और चैप्टर आ जाएगा ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ ये कह सकते हैं इसको। तो फिर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को, मोल्स एवोगाड्रो नंबर वगैरह वगैरह, जो कि बच्चों को इंतहाई परेशान करती है। और मैं आपको इतनी ट्रिक्स बताऊंगी ऐसे, मतलब जो क्वेश्चन आपको 3 पेज ले रहे हैं, जिस क्वेश्चन में अगर 3 पेज लग रहे हैं वो आप 3 सेकंड में कर लोगे, मतलब 3 मिनट आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास हर एमसीक्यू के लिए 1 मिनट टाइम है। और ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप उस 1 मिनट से भी कम टाइम लगाओ ताकि आपके पास मजीद जो मुश्किल एमसीक्यू उनके लिए टाइम बचता जाए। तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी इंशाल्लाह एक एमसीक्यू जो इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले हैं आप वो 3 सेकंड में कर लोगे इंशाल्लाह विद अ सिंपल फार्मूला। तो अभी बस उस पर टाइम नहीं लगाते, इंशाल्लाह जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो तब की बातें हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन इज अ मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। तो ये हमें पता है, ये बड़ा आसान सा सवाल था। तो हमारे पास आता है 22.4 डीएम क्यूब, ठीक है। 24 डीएम क्यूब नहीं होता, 22 पॉइंट अगर यहाँ पे लगा तो फिर ये ऑप्शन ठीक होता, या फिर डीएम क्यूब के बजाय हमारे पास सीएम क्यूब गिवन होता तो 22414 ये करेक्ट होना था ऑप्शन। और ये तो सीरियसली गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट वाला है वो सिर्फ है हमारे पास अल्फा वाला ऑप्शन। तो जी ये हो गया अल्फा वाला ऑप्शन। Moving towards the next one, number of hydrogen ions in 0.1 mole of H2SO4 completely ionized in water. तो जो आपने चेक करना है कि H2SO4 जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस देगा कितने। जब कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगी तो ये देगा 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 हाइड्रोजन आयंस और SO4 2 माइनस, ठीक है। तो एटॉमिसिटी क्या आ गई हमारे पास 2, हाइड्रोजन आयंस पूछा है ना, तो हाइड्रोजन आयंस की H2SO4 में एटॉमिसिटी क्या आ गई 2। और पूछा क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो आपको पता है नंबर ऑफ आयंस आप कैसे फाइंड करते हैं, ये सिर्फ नंबर लिख देती हूँ, आपको फाइंड करते हैं वो मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na से, ठीक हो गया ये बात है ना। और Na के बाद आपने मल्टीप्लाई करना होता है एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको बताने लगी, वो होता है एटॉमिसिटी। तो ये मतलब इस बात का है कि पहले आप ये सारा स्टेप करें उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करें। तो सिर्फ एक इसको सिंपल सा फॉर्मूला बना लें आप इसका, तो कि जो भी कुछ होगा ना जब इस तरह क्वेश्चन है तो एंड में बस उसको एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर ऑफ मोल्स का यही फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का यही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो मोल्स क्या होता है, मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी, उसका क्या है 2। तो इसको ज़रा मैं छोटा करती चलूँ। तो हमारे पास उन्होंने मास क्या दी है, हमें मास है हमारे पास, अच्छा मास की ज़रूरत ही नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट हमें मोल्स दे दिए। 0.1 मोल है, मतलब हमें मोल्स ही चाहिए थे ना, तो उन्होंने मास और मोलर मास का कोई किस्सा डाला नहीं, सिर्फ सिंपल मोल्स दे दिए। 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय जो एटॉमिसिटी है उसकी 2। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.1 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसको अगर हम करते चलें तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय Na हो जाएगा, 2 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02। तो जो इसका 0 पॉइंट था ना वो उसमें उसको हम लोगों ने 10 की पावर से माइनस कर लिया, मतलब ये ऐसे जैसे ना 0.2 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1 लिख सकते हैं ना। तो इस 10 रेज़ टू पावर -1 को हम लोगों ने एवोगाड्रो नंबर के 23 से मल्टीप्लाई किया तो वो 22 रह गया इधर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 22 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर जी अपनी हम लोगों ने, मेरा ख्याल है कोई मिस्टेक होगी यहाँ पर इसके साथ 2 भी आना चाहिए था। तो वैसे तो जो मिस्टेक्स थी ना मैंने उनके बच्चों का ना एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए थे। तो फिलहाल आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, लेकिन आपको बस क्वेश्चन आना चाहिए था, हमारा मेन मकसद को क्वेश्चन आना चाहिए था, ये था हमारा मेन मकसद। तो इंशाल्लाह आगे से काउंटर ट्रिपल काउंटर चेक होगा हर एक क्वेश्चन। अभी लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना एमडी का 2017 से लिया गया है। क्वेश्चन है क्या, ऑल कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ अ गैसेस आर इलास्टिक इन नेचर, व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इलास्टिक कोलिजन। तो ये हमारे पास क्या सीन है, इस बात का मतलब है इलास्टिक कोलिजन का।
हम लोगों ने फिजिक्स में भी यही पढ़ा था कि जो मोमेंटम और टोटल एनर्जी है ना, वो इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों कोलिजन में सेम ही रहती है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों ने इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में डिफरेंस कैसे देखना होता है, कैसे हम डिफर करेंगे दोनों में, काइनेटिक एनर्जी को देखेंगे। तो इलास्टिक अगर कोलिजन है ना, तो हम बोलेंगे उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रही है, और जो काइनेटिक एनर्जी कोलिजन में कंजर्व ना रहे उसको हम बोलेंगे इनइलास्टिक कोलिजन। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो वो आ जाएगा नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमने जो बेसिक फैक्टर लिया ना, जिसकी बेसिस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी का। तो हम काइनेटिक एनर्जी की जुबान में ही बात करेंगे। मतलब वेलोसिटी भी काइनेटिक एनर्जी का ही फैक्टर है, लेकिन मेन फैक्टर जो हम बात करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी है। द नेक्स्ट थिंग टू discuss is according to general gas equation density of an ideal gas depends upon। चलो पहले पूरा लिख लेते हैं फटाफट से। PV is equal to nRT, ठीक हो गया। n को लिख देते हैं छोटा m और कैपिटल M, मतलब मास ओवर मोलर मास। ये वाली मास वो होती है जो हमें गिवन होती है, और ये वाली वो होती है जो हम उसके एटॉमिक मास को प्लस करके लेके आते हैं, RT PV, ठीक हो गया। तो अब हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक हो गया। तो हम करते क्या है, छोटा मास यहाँ पे ग्राम्स में जो मास होता है, ये एटॉमिक मास की बात नहीं हो रही, ये उसका ग्राम में मास होता है ना, ओवर वॉल्यूम होता है। ये मैंने सॉरी बना दिया इसका, लेकिन आप लोगों को समझ आ गई होगी बात। तो हम क्या करते हैं, हम इस कैपिटल मास जो है ना, जो मॉलिक्यूलर मास उसको उधर ले जाते हैं और इस वॉल्यूम को इधर ले आते हैं। तो PM इज इक्वल टू ये हो जाएगा मास ओवर वॉल्यूम RT। तो ये हो जाएगा PM, हम थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं साइज में ताकि क्लियर हो जाए, बाद में इसको बड़ा कर देंगे दोबारा। तो ये हो जाएगा हमारे पास PM इज इक्वल टू DRT, ठीक हो गया। उन्होंने पूछा क्या है हमसे क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो डेंसिटी की बात करते हैं तो हम डेंसिटी को उधर ले जाते हैं, बाकी सारा कुछ इधर ले आते हैं। तो मतलब डेंसिटी को इधर ले देते हैं, RT को उधर ले जाते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। लगता है इसको हमारे पी से कोई दुश्मनी है, बार बार इसको ट्राइंगल बना देता है पी का। PM ओवर RT। तो अब देखो कि डेंसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है। क्या डेंसिटी मोलर मास पे डिपेंड कर रही है, तो ये मोलर मास है उसकी, यस। क्या डेंसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, तो ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रही है, यस। क्या डेंसिटी प्रेशर पर डिपेंड करिए, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर पर भी डिपेंड करिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑल। तो अब इसको फटाफट से रेज करते हैं, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों का काम है, आप लोगों ने घबराना नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। तो वैसे तो नून लीग की हुकूमत है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, बात अब PTI वाली कर रहे हैं, घबराना नहीं है सबसे पहले आप लोगों ने। और एक अपनी वाली बात करते हैं मुसलमानों वाली, कि अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, टेंशन नहीं लेनी। MCQs आएंगे और आप लोग इंशाल्लाह उनको कर भी लोगे। अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस विल हैव। अब आपको पता है कि एब्सोल्यूट जीरो जो होता है मतलब कि 0 केल्विन टेम्परेचर। 0 केल्विन टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर उन्होंने कहा था कि एक कोई जो आइडियल गैस है ना, मतलब आइडियल उन्होंने बस लफ्ज निकाल लिया आइडियल। कोई भी रियल जो लाइफ है ना, उसमें कुछ भी आइडियल नहीं होता। हाँ, हम कह सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए आइडियल है, लेकिन उसके अलावा मेरे जहाँ तक ख्याल है और कोई चीज़ इस दुनिया में आइडियल नहीं है। इसी तरह हम बात करते हैं आइडियल गैसेस की, तो आइडियल गैसेस कुछ भी नहीं होता। मतलब ये एक बात सोच ली है, एक स्टैंडर्ड रख लिया कि अगर आइडियल होता तो ऐसे होता, लेकिन रियल लाइफ में आइडियलिटी नहीं पाई जाती। कुछ ना कुछ फैक्टर्स की वजह से जो आइडियलिटी है ना, वो नॉन आइडियलिटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्यूट जीरो पे क्या होता है, तो एब्सोल्यूट जीरो जो है ना, ये वाला टेम्परेचर, ये रियल गैसेस के लिए तो अटेनेबल ही नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए अटेनेबल है, जो कि असल जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने सोचा ये था कि जब एब्सोल्यूट जीरो पर आइडियल गैस जो होगी उसका वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, और वॉल्यूम जीरो हो जाएगा प्लस जब वॉल्यूम ही नहीं रहा उसका कोई, उसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स हैं मगर वॉल्यूम जीरो है। हाउ इलॉजिकल। बस लेकिन केमिस्ट्री है, आप लोगों को इसी तरह इसको समझना है कि एब्सोल्यूट जीरो पर उन्होंने ये कहा था कि वॉल्यूम जीरो हो जाएगा उस चीज़ का। और रियल गैसेस जो है ना, उनका वॉल्यूम है पता कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एब्सोल्यूट जीरो रियल गैसेस के लिए अनअटेनेबल हो जाता है। तो आपको पता है वॉल्यूम जीरो हो जाएगा मतलब उसमें कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं बचे, तो जितने भी उसके अंदर मोशन था ना, मोशन क्यों होगा ना, उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से मोशन होगा ना, काइनेटिक होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक होगा, रोटेशनल काइनेटिक होगा,
या फिर वाइब्रेशनल काइनेटिक होगा मोशन उसका। तो जब कोई मॉलिक्यूल नहीं बचे तो सारे मोशन खत्म हो जाएंगे ना, तो उसका होता है एब्सोल्यूट जीरो पे और मोशन आर सीज्ड। और अगर एक और बात करें तो एब्सोल्यूट जीरो पे द वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस इज जीरो, दैट इज practically unattainable. Moving towards the next question, the number of molecules in 22.4 dm cube of hydrogen gas at 0 degree Celsius and 180 mR. ये MDCAT 2012 का क्वेश्चन है, और अगर आप इसको थोड़ा सा देखो तो आपको पता चलेगा कि सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस गिवन है। मतलब ये स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर गिवन है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड प्रेशर गिवन है। तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किसी भी जो एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी है, उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टैंडर्ड कंडीशन पे एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होते हैं। मतलब 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इसमें और कुछ भी नहीं सोचना, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि हमें सारा जो केसेस है ना वो आइडियल गिवन है। यहाँ पर प्रेशर, वॉल्यूम प्लस टेम्परेचर तीनों आइडियल चीजें गिवन है, और आइडियल पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी तो आइडियल होंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक हो गया, आसान सा सवाल था ये वाला। अब देख ले कितना सा सवाल भी MDCAT 2012 में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। There are 4 gases, hydrogen, helium, nitrogen and carbon dioxide at 0 degree Celsius. Which gas shown is greater non-ideal behavior? अच्छा, ये थोड़ी सी स्टेटमेंट टेढ़ी मेढ़ी लिखी हुई, समझ आप लोगों को आगे होगी, बस इसकी इंग्लिश ही थोड़ी खराब है। तो which gas shown has greater non-ideal behavior होना चाहिए था, मतलब इस को has होना चाहिए था, लेकिन आप लोग माशाल्लाह इतने इस वक्त इस स्टेज पर हैं कि इसको समझ पाते। तो नॉन आइडियल बिहेवियर, चलो आइडियल बिहेवियर की बात कर ही लेते हैं। वैसे मैं सोचता कि ये वाली बात अभी इतनी लंबी है, करेंगे नहीं। आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर अभी हमने डिस्कस किया है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी गिवन है ना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT, उसके जो 8 हमारे पास 8 क्या है हमारे पास, उसके जो 8 थ्योरी के जो 8 पार्ट्स है, उसके जो 8 पॉइंट्स है, उनके 8 पॉइंट्स के ऊपर जोन सी गैस फिट बैठती है वो हम कहते हैं आइडियल है। तो उसका एक जो पॉइंट था ना वो ये था कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनका अपना कोई वॉल्यूम नहीं होता। अभी जैसे हमने पीछे बात की कि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स उनका अपना वॉल्यूम बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस ही इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वॉल्यूम जो है ना उनका अपना, अगर उनके अपने मॉलिक्यूल के मास की या वॉल्यूम की बात करें तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब इतना कंसिडरेबल नहीं है। और दूसरी बात उसमें ये है कि जो आइडियल गैसेस होती हैं, कि जो आइडियल गैस होती है उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स है ना, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा आइडियल बिहेवियर जो है ना वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है। तो अब आपको पता है कि जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो किस कंडीशन में वो दूर होंगे, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी जो गैस का टोटल जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना, पहले मैंने बात की गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की और अब मैं बात कर रही हूँ गैस के वॉल्यूम की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने एक कंटेनर जो है ना उसमें जब गैस पड़ी हुई है तो जो वॉल्यूम वो टोटल गैस ऑक्यूपाई करी है ये उस वॉल्यूम की बात हो रही है, ये वाली। और अगर हम उस गैस के एक एक मॉलिक्यूल को देखना शुरू कर दें तो उसके एक एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है ना उसकी यहाँ पे बात हो रही है कि वो हमने कहा था कि वो नेग्लिजिबल हो जाता है, क्योंकि गैस का अपना वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और उसका एक मॉलिक्यूल ले लें तो वो इतना छोटा होता है कि हम कहते हैं कि उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ठीक हो गया, तो अब मैं आपको बता रही थी कि आइडियल बिहेवियर कब आएगा, मतलब रियल लाइफ में अगर हम कहें कि ये आइडियलिटी की तरफ जा रही है, मतलब कंप्लीट आइडियल तो वो नहीं होगी, लेकिन कोई चीज़ आइडियलिटी की तरफ कब जाएगी, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम भी ऑब्वियस सी बात है बढ़ता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एक दूसरे से दूर होना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे ना उनके दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के तौर पे होती है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे उतना ही अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है ना वो कम होना शुरू हो जाते हैं उनमें। दूसरी बात थी आइडियलिटी की तरफ के इसी तरह से अब आपको पता है कि हमारे पास ये एक बीकर है, इसमें हमारे पास यहाँ पर पिस्टन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल्स है, एक एक हमारे पास ये बीकर है,
यहाँ पे पिस्टन यहाँ पे लगाइए, ये मॉलिक्यूल्स गैस के, ठीक है। हमने कहा क्या कि आइडियलिटी कब आएगी, जब गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें कम हो। तो अब आपको पता है कि इस बीकर में मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर दूर होंगे ना, और इसमें करीब होंगे, तो मतलब क्या है कि आइडियलिटी तब आएगी जब उस पर प्रेशर जो है ना, देखो इस यहाँ पे प्रेशर हमने कम लगाया हुआ है, जबकि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमने प्रेशर ज़्यादा किया था, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब आ गए। तो चीज़ को आइडियल रखने के लिए हमारे पास दो शर्तें क्या आ गई, टेम्परेचर बढ़ाना है ताकि मॉलिक्यूल्स दूर हों, और प्रेशर कम रखना ताकि मॉलिक्यूल्स करीब ना आ सके, वो दूर दूर ही रहे। तो इस मैस को ज़रा हम अरेज करते हैं, ये इरेज हो गया। तो अब हम बात करते हैं आइडियलिटी की, आई से डिनोट करते हैं आइडियलिटी के। हमारे पास दो शर्तें क्या आ गई, टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम पे जो गैस है ना, हम बोलेंगे आइडियल होना शुरू हो गई है। और अगर हम नॉन आइडियल की बात करें तो वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, टेम्परेचर कम करते जाएंगे ना तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो है डायरेक्ट रिलेशन में है। तो टेम्परेचर कम करेंगे, वॉल्यूम कम होगा, गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे कि वॉल्यूम टेम्परेचर कम करने से ना जो गैस है ना, पहले जो आइडियलिटी की तरफ जा रही थी कोई गैस, अब वो नॉन आइडियलिटी की तरफ आना शुरू किए। और दूसरी बात इस तरह की, अगर हम प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा कर देंगे तो जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे करीब करीब आना शुरू हो जाएंगे और हम बोलेंगे वो गैस नॉन आइडियल होगी है। तो अब ये तो बात होगी, ये थोड़ा सा टॉपिक इस क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के बेशक कह सकते हैं, लेकिन इसका मेन पॉइंट आपको समझाना जरूरी है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है ना वो मेन समझ आता है इस बात का। अब उन्होंने पूछा क्या है कि चार गैसेस गिवन है, नॉन आइडियल कौन सी है। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर वाली बात तो पता ही नहीं है, ठीक है ना, मतलब उन्हें नहीं पता कौन सा टेम्परेचर कितने प्रेशर पे। तो हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपको पता है कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती हैं एज कम्पेयर टू पोलर, ठीक हो गया। पोलर वाले में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। तो हमें पता है कि जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना वो नॉन आइडियल बिहेवियर होगा, क्योंकि KMT हमें क्या कहती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोई भी नहीं होता उसमें। आइडियल होने की शर्त क्या है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ एक्शन ना हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ नॉन आइडियलिटी की तरफ जाती जाएगी। और हम बात करें नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि हमें पता है डिवाई फोर्सेस आ जाएंगे इनमें, हमारे पास डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस आ जाएंगे, और इसी तरह के सारे फोर्सेस आ जाएंगे, लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह वगैरह वगैरह। लैंडर डिस्पर्शन तो नॉन पोलर में आते हैं ना, तो हमारे पास जो आयनिक फोर्सेस है ना वो आ जाएंगे पोलर वाले में। तो पोलर में अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जबकि नॉन पोलर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना शुरू हो जाती है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जब इस तरह के मॉलिक्यूल्स आ जाए तो हम देखेंगे क्या, हम उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करेंगे, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वो आइडियल नॉन आइडियल हो जाएगा। और अब हम इनमें देखेंगे कौन सा वाला पोलर है, कौन सा वाला नॉन पोलर है, कौन सा वाला जितना ज़्यादा पोलर होता जाएगा उतना ज़्यादा वो नॉन आइडियल होता जाएगा। तो हीलियम तो हमारे पास जो है ना नॉन पोलर है, तो इसका जो बिहेवियर है ना वो नॉन आइडियलिटी की थोड़ा सा कम होगा। नाइट्रोजन हमारे पास आ जाएगा नॉन पोलर, क्योंकि आपको पता है कि दोनों नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो पोल्स कोई बनेंगे ही नहीं। तो इसका भी जो आइडियलिटी की तरफ बिहेवियर कम होना शुरू होगा। हाइड्रोजन का भी आइडियलिटी की तरफ बिहेवियर कम होना शुरू हो जाएगा जब हम बात करेंगे CO2 की। तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपको पता है कि ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया पोलर मॉलिक्यूल जो है ना वो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा वो नॉन आइडियलिटी की तरफ जाता जाएगा, और ये हमारे पास CO2 इसका असल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसकी डिस्कशन मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी इस क्वेश्चन की, शायद इसको 5-6 मिनट इसी पर लगे, तो हम अगले ज़रा फटाफट से कर देंगे। ये बस ज़्यादा इस पर टाइम लगाना ज़रूरी था ताकि आप बच्चों को पता चले कि आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी का असल कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता, बस इतना सा बता देते हैं नॉन आइडियल गैस है और ये आइडियल गैस है, और वो टेबल दिखा दिया जाता है जो हमारे PT में बना हुआ है जिसको देख के बच्चे पहले ही डर जाते हैं। तो ऐसा बच्चे नहीं करना, हमने हर चीज़ को डेप्थ से कॉन्सेप्ट से समझना है। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूलास लगाए थे, फटाफट से लिख देते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, n हमारे पास है मास ओवर मोलर मास, RT इज इक्वल टू PV, m को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा m इज इक्वल टू mRT ओवर PV। तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है तो ये तो सही हो गया। और m ओवर v को हम डेंसिटी भी लिख सकते हैं, डेंसिटी RT ओवर P, जैसे हमने पहले ये फार्मूला डिराइव किया है, तो ये भी मोलर मास के इक्वल ही है, तो इसका आंसर था बोथ A एंड B। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ इंतहाई ज़हीन अक्लमंद फतीन बच्चे थे
जिन्होंने इसका आंसर अल्फा लगाया था, हालांकि इसका आंसर बोथ ए एंड बी था, आप लोगों ने डिराइव करके देखना था इसको। तो इसको देने का भी मकसद ये था कि आप लोगों ने पहले ही हार नहीं मान जानी, मतलब पहले ही एमसीक्यू को देखकर, पहले ही ऑप्शन को देखकर नहीं सोच लेना कि हाँ ये आंसर आ गया। अब हम बात कर चलते हैं, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल एट द फॉलोइंग प्रेशर्स। तो आपको पता है अभी हम लोगों ने आइडियलिटी की बात की है, और आइडियल गैस कब होती है? 0 केल्विन पे, और 0 केल्विन पे मतलब 0 वॉल्यूम होगा उसका। और अभी हमने आइडियलिटी की बात की है कि जो भी चीज़ आइडियल होगी तो प्रेशर जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे उतनी चीज़ आइडियल होना शुरू हो जाएगी। तो इन सब में हम देख रहे हैं कि सबसे कम प्रेशर कौन सा था, तो वो था 2 atm, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन होता और वो प्रेशर के बजाय टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता, तो टेम्परेचर आपको पता है आइडियल गैस को, किसी भी गैस को आइडियलिटी की तरफ लेके जाने के लिए टेम्परेचर हमें बढ़ाना पड़ता है, तो हमारे पास फिर 8 atm इसका आंसर होता। तो चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने पहले सारा कुछ डिस्कस कर लिया, आगे भी एमसीक्यू आई गया, मतलब मुझे नहीं याद था कि एमसीक्यू एक और भी आ रहा है इस तरह का। तो आई होप सो कि आइडियलिटी और नॉन आइडियलिटी वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नहीं भी हुआ तो फिर इंशाल्लाह जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसको मज़ीद डिटेल से स्टडी करेंगे। मतलब अभी तो 5 मिनट दिए हैं, तब इसका पूरा लेक्चर होगा तकरीबन 30 मिनट्स का, और इंशाल्लाह इसका हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी CRMS इज इक्वल टू √3RT/m, ठीक हो गया। मेरा ख्याल है कि मैंने ये फॉर्मूला ठीक लिखा है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है मैंने फॉर्मूला ठीक ही लिखा है। कोई कमी पेशी हुई तो हम देख लेंगे, या फिर मैं चाहूँगी कोई बच्चा मुझे खुद बता दे कि फॉर्मूला ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इसमें उन्होंने पूछा क्या है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है किस चीज़ के स्क्वायर रूट से, मतलब CRMS जो है किस चीज़ के स्क्वायर रूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या आ रहा है? मोलर मास, ठीक है। मतलब इस जगह पे मोलर मास ही पुट करेंगे ना। तो मैंने किया क्या, मैंने ये सारा जो स्टेटमेंट थी ना उसको इस फॉर्म में लिखा, CRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, और इसका असल फॉर्मूला लिखा, और इसका जो वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी, तो हमें आराम से पता चला कि मोलर मास के स्क्वायर रूट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक हो गया। इट वॉजंट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई होप सो कि आप लोगों ने ठीक किया होगा। अगला क्वेश्चन है, ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इन वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस, ठीक है। तो वैन डर वाल ने असल में किया क्या था, पहले जब KMT आ गई थी ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो वैन डर वाल ने उसमें बताया था कि असल में ये जो थ्योरी है ना ये आइडियल गैसेस के लिए है। रियल गैसेस में ना तो हमारे पास वॉल्यूम जीरो हो सकते हैं और ना ही हमारे पास फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो सकते हैं। तो उसी की वजह से उसने आगे उसको डिफाइन करते करते अपने दो कॉन्स्टेंट्स निकाले थे, ए और बी। ए हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, और बी हमारे पास है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके पास जो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = n²A/v²। तो आपने बस इसका ना थोड़ा सा आगे पीछे करके ना ए का वो यूनिट निकाल देना, तो A = PV²/n²। P आपको पता है हमारे पास, चलो हाँ न्यूटन, P हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा वो, ठीक हो गया। और V की बात करें तो हमारे पास होता है मीटर क्यूब, और इसी तरह अगर हम n की बात करें तो हमारे पास हो जाता है मोल स्क्वायर। तो इसको आगे पीछे करके देखेंगे हम जब, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है, ये हमारे पास हो गया वॉल्यूम का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो गया मोल का स्क्वायर, ठीक हो गया। तो इसको जब आगे पीछे करते हैं तो हमारे पास आता है NF4 मोल -2, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है, मेरा ख्याल है ये आप बच्चों का सही था, जिसका गलत था वो इसको ज़रा देख ले। और आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, मोनोटॉमिक सब्सटेंस कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो आपको पता है अगर एक सब्सटेंस है ही मोनोटॉमिक, उसमें एक ही मॉलिक्यूल एक ही एटम है, तो वो जो एक एटम है ना उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। दो एटम्स होंगे तो उनमें वाइब्रेशनल मोशन आएगा ना, वो वाइब्रेट करेंगे एक दूसरे के इर्द गिर्द, और दो एटम्स होंगे तो वो एक दूसरे के इर्द गिर्द रोटेट करेंगे, तो उनमें रोटेशनल मोशन आएगा। तो अगर सिर्फ मोनोटॉमिक की बात है तो उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन आता है कि वो एटम पहले यहाँ पर अब चल के यहाँ पर चला गया। तो ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था लगाना। अगला है, एन एसिड विद मॉलिक्यूलर मास 104 contains this percent of carbon, this percent of hydrogen and rest is oxygen. Molecular formula of acid is। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि हमारे पास टाइम तो होना नहीं है कि हम पहले इस सब को यूज़ करके उसका एम्पेरिकल फार्मूला लगाएं, फिर उसको हम लोग फार्मूला में पुट करें कि मॉलिक्यूलर
फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह वगैरह। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ऐसे करने से आंसर सही आता भी नहीं है। मतलब मैंने खुद इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर सही आता नहीं है। इसमें आप लोगों ने करना है कि असल में एक टेक्निक है कि आपने देखना है कि उन्होंने कहा है मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 104 है, इन सब की मॉलिक्यूलर मासेस निकालनी है आप लोगों ने। मतलब कार्बन के 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 प्लस हाइड्रोजन 4 प्लस ऑक्सीजन 64, तो ये आपके पास पहले ही आ जाना है 104। ये आपका ऑप्शन है सही वाला। तो आपने करना है कि इसमें सिंपल सिंपल आप लोगों ने कोई इसमें बड़ी सी थ्योरी नहीं लगानी, कोई फार्मूलाज नहीं लगाना, आपने सिंपल सारे ऑप्शंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। जिसका मॉलिक्यूलर मास 104 आ गया वो आपके पास सही आंसर आ जाएगा। Now moving towards the next one, the formula which shows the simplest whole number ratio of the atom of different elements। बड़ा आसान सवाल था, एमडी का 2018 से लिया गया। इसका आंसर है मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं होती बल्कि सारे एटम्स की असली सब बताया होता है, असलियत बताई होती है कि इस मॉलिक्यूल में इतने एटम्स है। बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर कैलकुलेशन रिलेटिव एटॉमिक मास इज कार्बन 12। आपको पता है कार्बन 12 से हम लोगों ने स्केल बना लिया कार्बन 12 का। तो वहाँ से हम लोग बाकी सारे एटम्स को चेक करते हैं कि उनका रिलेटिव एटॉमिक मास जो AMU में वो कितना है। तो ये नाम 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर प्रेजेंट इन 1.75 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सवाल है, मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो अब हमें पता है मास हम लोगों ने लेनी होती है ग्राम्स में, तो 1.75 को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो हो जाता है 75 आगे 000, ठीक है, 17500। और इसका जो मोलर मास है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का वो हमारे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 16 32 प्लस 16 हो जाएगा हमारे पास 48। तो ये हो जाएगा 2 इधर गया ये 50 हो गया, 10 इधर गया ये भी 50 हो गया, हो जाता है 100। तो ये और ये कैंसिल, तो 175 इज द आंसर। 175, हाँ हमारे पास तो 175 नहीं है, एक सेकेंड हम कुछ गलती कर रहे हैं। 1.775 मल्टीप्लाई बाय 1000 करें अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो 1 2 3, अच्छा एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया हुआ हम लोगों ने। देखा, ये वाली गलतियाँ नहीं करनी बच्चों, जो गलती मैंने अभी की है। तो वह 1750 ग्राम्स बनता है, तो अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो 17.5 ग्राम्स बनता है। मैं भी सोचती कि मैंने इतने MCQ कैसे गलत दे दिए टेस्ट में, तो ये टेस्ट में MCQ गलत नहीं था, अभी मैंने गलती कर दी। तो चलो आप लोगों को इससे एक सबक मिलेगा कि ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, तो ऐसी गलतियों से ही तो बचना होता है। Which contain highest percentage of nitrogen। तो परसेंटेज में आपको सिर्फ फार्मूला बताऊंगी और आपको आंसर बताऊंगी, क्योंकि पहले डिस्कशन काफी लंबी हो चुकी है, आप लोग थक चुके होंगे सुन के, और मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। तो करना क्या, आप लोगों ने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करनी है, तो आप लोगों ने करना क्या होता है कि मास ऑफ नाइट्रोजन ओवर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो आपने हर किसी में ऐसे फाइंड करनी थी मास। मतलब सपोज हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना उसकी मास आपने यहाँ पे पुट करनी है, उसके कंपाउंड की मास यहाँ पे पुट करनी है और मल्टीप्लाई बाय आपने 100 कर देना है। तो आपको पता चलेगा कि सबसे हाईएस्ट पर्सन है ना नाइट्रोजन की, वो हमारे पास आती है N2O में, ठीक हो गया। तो ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं था, बस असल में ना मैं अब इस टेस्ट को वाइंड अप करना चाह रही हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है ये, और मेरा तो कोई 10वां टेक है ये वाला। मतलब आप लोग शायद सुन के थक गए हो, लेकिन मैं 10 दफ़ा ये वाली वीडियोस बना चुकी हूँ। पहले कुछ एरर आ रहा था तो मैं तो बोल बोल के थक गई हूँ। मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे इन वीडियोस पर लगा दिए हैं। तो अब फ़ायदा क्या है कि अगर मैं इतना टाइम लगा रही हूँ इन वीडियोस पर, तो आप भी इन वीडियोस पर ऐसे ही टाइम लगाओ, इसको समझो, सीखो, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई है, मेरा अपना कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, यूनिट्स ऑफ Kc फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपको पता है Kc हम लिखते कैसे हैं, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, 2 आ जाएगा ऊपर क्योंकि वो उसका कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आगे एक्सपोनेंट बन जाता है, ओवर रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो ऊपर हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, और नीचे अगर यूनिट्स लिखे तो मोल पर डीएम क्यूब, और साथ दोबारा I2 के लिए मोल पर डीएम क्यूब। तो नीचे भी 2 मोल पर डीएम क्यूब, ऊपर भी 2 मोल पर डीएम क्यूब, सारा कुछ कट हो जाएगा, तो उसके पास आएंगे 9 यूनिट्स। अगला सवाल है, सालाना पीएच ऑफ ब्लड है 7.35 से 7.4। तो अगर हमारे पास ये पीएच थोड़ी सी भी इधर उधर हो जाए तो जी आपकी जो लाइन है ना हार्ट की, वो हो जाएगी सीधी, और फिर आप इस दुनिया फाने से कूच कर जाएंगे और अल्लाह ताला के पास चले जाएंगे, और आपका हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो उस हिसाब किताब से भी आप लोगों ने थोड़ा सा डरना है, थोड़ी सी तैयारी रखनी है उसकी भी। सिर्फ MD कैट की ही तैयारी नहीं करनी, थोड़ा उस हिसाब किताब की भी तैयारी करिए, क्योंकि पता नहीं है
कि कब वो लाइन सीधी हो जाए और कब आप अल्लाह ताला के पास चले जाए। तो मकसद मेरा डराना नहीं था, मकसद आपको बताना था। अगला क्वेश्चन ऐसी है, OH2 स्पेयरिंग इज सॉल्युबल हैविंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिस, व्हाट इज इट सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताती चलती हूँ कि आप दोनों सॉल्युबिलिटी कैसे फाइंड करनी होती है। सबसे पहले आपने देखना होता है कि जो भी एटम है, सॉरी जो भी आपके पास सब्सटेंस गिवन है वो जब डिसॉल्व होगा कंप्लीट तो आपके पास कितने आयंस देगा। तो ये देगा एक Ca2+ और 2 OH नेगेटिव आयंस देगा। ठीक है, ये हो गया काम सही। तो आपको पता चल रहा है टोटली आपको कितने आयंस दे रहे हैं, 3 आयंस दे रहे हैं। तो अब मैं आपको बात कर चलती हूँ, ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी और ये है हमारे पास KSP। ठीक है, तो इनका हम थोड़ा सा रिलेशन आपको बता देती हूँ कि अगर ये जो है ना, जो भी सब्सटेंस है आपको एक आयन तो देगा ये सब्सटेंस, एक आयन होगा तो वो तो आयन नहीं होगा, सब्सटेंस थोड़ी होगा। तो अगर आपको जो भी सब्सटेंस है वो 2 आयंस दे रहा हो तो KSP जो होगा ना उसके सॉल्युबिलिटी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर 3 दे रहा हो सॉल्युबिलिटी के क्यूब के, 4 दे रहा हो सॉल्युबिलिटी रेज़ टू पावर 4, 5 दे रहा हो सॉल्युबिलिटी रेज़ टू पावर 5। हमारे सिलेबस पे 5 तक ही आएंगे, इससे ऊपर नहीं आएंगे। करना क्या आपने, ये तो आपके पास लिखे आ गए, ये वाली तीनों चारों चीजें आपके पास लिखी आ गई। ठीक है, मैं असल में हाईलाइट कर रही हूँ, कट नहीं मार रही। ये आपके पास लिखी आ गई, आपने करना क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, 27 108। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर जो हमारे पास सब्सटेंस है वो 2 दे रहा है हमारे पास आयंस, तो KSP फाइंड कैसे करना है। KSP का फॉर्मूला हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय S का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे उन्होंने सॉल्युबिलिटी दी, नहीं यहाँ पे उन्होंने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया, यहाँ पे उन्होंने KSP दिया हुआ है। तो हम लोगों ने यहाँ पे S फाइंड करना, तो ये भी आसान है, मतलब इसी फॉर्मूला का रिवर्स कर देंगे ना। तो इसका मतलब क्या है कि चलो यहाँ पे S के बजाय हम लिखते हैं आयंस। मतलब अगर वो 2 आयंस दे रहे हैं ना तो आपके पास फॉर्मूला होगा KSP इज इक्वल टू उसके सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर। अगर 3 आयंस दे रहे हैं तो KSP इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय सॉल्युबिलिटी का स्क्वायर, सॉल्युबिलिटी का क्यूब सॉरी। और अगर 4 आयंस दे रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा KSP इज इक्वल टू 27 सॉल्युबिलिटी का रेज़ टू पावर 4। 5 दे रहे हैं तो KSP इज इक्वल टू 108 सॉल्युबिलिटी रेज़ टू पावर 5। तो इसको याद कैसे करने का क्या तरीका है, तो आपको बस कहना है जो एक्सपोनेंट है ना वो उसी के इक्वल है जितने वो आयंस दे रहे हैं। याद क्या करना है, 1 4 27 108, बस 1 4 27 108, 1 4 27 108, 1 4 27 108। याद हो गया होगा आप लोगों को। अब चलो ये तो आप लोगों ने फॉर्मूला लिख लेने थे, नहीं भी लिखे तो अब थोड़ा सा दोबारा वीडियो को पीछे करें, ज़रा पॉज करके, नहीं पॉज नहीं करना, थोड़ा सा पीछे करें और दोबारा लिखें। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हमें पता चल गया कि उसने 3 आयंस दे रहा है ना वो हमें, ये हमें पता चल गया। तो 3 आयंस के लिए फॉर्मूला क्या था, जब 3 आयंस थे तो KSP इज इक्वल टू 1 4 27 108। तो एक था हमारे लिए, हमारे पास 2 आयंस के लिए और 4 था 3 आयंस के लिए। 3 आयंस दे रहा है तो 4 और S का क्यूब, आपको मैंने बताया एक्सपोनेंट वही होगा जितने वो आयंस दे रहे हैं। तो KSP इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय S का क्यूब। KSP हमारे पास गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय S का क्यूब। S फाइंड करना है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि लिखा जाए। S फाइंड करना है तो वो आराम से आ जाएगा अब हमारे पास कि S को इधर ले आते हैं, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -6 डिवाइड बाय 4। और क्यूब को ख़त्म करना था तो हम लोगों ने क्या ले लिया, हमने इसका क्यूब रूट ले लिया। इस सब को अगर हम करते चले ना तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारे पास, हाँ इसका जो आंसर आता है हमारे पास वो आता है 1.17 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2। वो वाली कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद ही करनी है, मैंने चूँकि की हुई थी तो मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया है उसका। ठीक हो गया, घबराने की बात नहीं है, बड़ा आसान सी चीज़ थी, मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया है। नहीं जिसको समझ आया शॉर्टकट तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैसेज कर सकता है। अभी यूट्यूब की आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप उसमें जाएंगे, अबाउट मतलब हमारा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, इंस्टा आईडी भी गिवन है, आप कहीं भी जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं जो भी आपके साथ मसाइल पेश हों। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इन अकॉर्डेंस विद लीच-एटलर्स प्रिंसिपल। तो आपको पता है लीच-एटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर सबके सब हमारा जो है ना पोजीशन को अफेक्ट कर रहा होता है। अच्छा अगर मैं इन सब डिटेल में जाना चलेगी ना तो तकरीबन पूरे 30 मिनट की तो वो डिस्कशन हो जाएगी, तो भी मैं इतना लंबा करना नहीं चाहती। तो बस इसका आंसर ऑल था, ये आपको मैंने बता दिया, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।
विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो हमारे पास आ जाता है कैटलिस्ट। अभी ऊपर हमने बात की टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन तो अफेक्ट करनी है, कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ या तो रिएक्शन को स्पीड अप करता है या स्लो डाउन करता है। वैसे तो मैक्सिमम ज़्यादातर स्पीड अप ही करते हैं, लेकिन कुछ इनहिबिटर्स के तौर पर भी कैटलिस्ट यूज होता है जो कि स्लो डाउन करते हैं। तो वो रिएक्शन की पोजीशन चेंज नहीं करते, वो सिर्फ उसकी रेट को अफेक्ट करते हैं बस। जब प्रेसिपिटेशन अगर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ आयनिक कंसंट्रेशन, तो ये भी मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगी तो सारा कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी बस आपको आंसर बता चलती हूँ, ग्रेटर देन के एस पी इसका आंसर है। The next question is KPA value PKA value of some acids are given, choose the weakest acid. अब आपको पता है ये बात कि PKA वैल्यू जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड से, ठीक है। मतलब क्या है, जितनी PKA वैल्यू ज़्यादा उतना ही एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, उतना ही वीक एसिड होता चला जाएगा। तो उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने हमसे वीकेस्ट एसिड ही पूछा है ना, तो वीकेस्ट एसिड फाइंड करना है तो उसके लिए हमें मैक्सिमम PKA वैल्यू वाला चाहिए। तो इन सब में मैक्सिमम PKA वैल्यू कौन सी होगी, आप बोलेंगे -10। हालांकि ऐसा नहीं होता, माइनस में जैसे जैसे वैल्यू असल में बड़ी होती है ना, वैसे वैसे असल में वो कम होती जाती है वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि -3 जो है और -10 की बात करें तो -3 बड़ा है, -10 छोटा है, ठीक होगी बात। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू हमारे पास PKA की है ना वो है -3, और इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा PKA की वैल्यू है ना वो सबसे वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि PKA वैल्यू का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाना था H2SO4 इज द वीकेस्ट एसिड मेंशन्ड हियर। अकॉर्डिंग टू बोन-हेबर्स प्रोसेस यील्ड ऑफ NH3 विल बी मैक्सिमम। अब आपको पता है NH3 का जो होता है, NH3 टूटेगा तो H प्लस N 2NH3 होता है, यहाँ पर N2 हो जाएगा और ये 3H2 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास होता है -92 पॉइंट समथिंग जूल्स। अगर हम पर मोल की बात करें, पर मोल हमारे पास -41 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है इस माइनस साइन से कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो यील्ड बढ़ानी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमें जो टेम्परेचर है कम करना होगा ताकि उसकी यील्ड बढ़े। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब प्रोसीड करते हैं जब हम उसका टेम्परेचर कम करते हैं, और एंडोथर्मिक रिएक्शन तब प्रोसीड करेंगे जब हम उसका टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो लो टेम्परेचर पे इसकी यील्ड बढ़ेगी, तो हाई टेम्परेचर वाला और हाई टेम्परेचर वाला तो गया। दूसरी बात क्या है कि प्रेशर जो है ना, प्रेशर हमारे पास हाई होना चाहिए। प्रेशर हमारे पास हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैंने रिएक्शन ही उल्टा लिख दिया है। मैं भी सोच रही प्रेशर क्यों हाई होना चाहिए था, सारा काम ही उल्टा हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट्स थे ना मेरे पास, कॉन्सेप्ट से ही तैयार किया हुआ था सारा कुछ। एमडी कैट को देना, तो मैं देख रही कि जो मेरे पास कॉन्सेप्ट है वो तो इस पर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये रिएक्शन ऐसे सोचा, क्योंकि हमने तो NH3 बनाना है, मैंने तो अमोनिया बनाना था। बन तो दोनों ही रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट के तौर पे NH3 को डील करना था। तो NH3 जब बनता है तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हमें लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और आपको पता है कि जो प्रेशर है ना, प्रेशर हम लोग इंक्रीज करते हैं ना, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो उस तरफ जाता है जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो 1 मोल इसके और 3 मोल इसके, 4 मोल इस तरफ है, और टोटल इसके कितने बन रहे हैं? 2 मोल्स। तो कम मोल्स किस तरफ है? रिएक्टेंट साइड पे है ना, तो हमें अमोनिया की ही तो परसेंटेज बढ़ानी है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वो जो रिएक्शन है वो कम मोल्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब वो अमोनिया ही बनाएगा प्रेशर को बढ़ाने से। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक तो लो टेम्परेचर में हमारे पास जो यील्ड है ना अमोनिया की मैक्सिमम होगी। ये बोन-हेबर्स हमारे पास प्रोसेस है। इस प्रोसेस को भी हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं थक गई हूँ और आप लोग भी। अच्छा, आइस एंड वाटर इज in equilibrium with each other by increasing pressure the equilibrium will shift in direction। लिखते हैं ice water, ठीक है। पहले तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक बात पढ़ी हुई थी कि जब वाटर से आइस बनती है तो आइस का जो वॉल्यूम है ना वो बढ़ता चला जाता है वॉल्यूम से। क्यों? वाटर से वाटर का वॉल्यूम कम होता है, जबकि आइस बनते बनते उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक्स्ट्रा स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आइस का अपना वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक बात पढ़ी है पीछे कि प्रेशर इंक्रीज करने से जो इक्विलिब्रियम है वो कम मोल्स की तरफ जाता है, और आपको पता है कि मोल्स का
वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब आइस के अगर वॉल्यूम ज़्यादा तो आइस का मोल्स भी तो ज़्यादा होंगे ना, वाटर का वॉल्यूम कम है तो वाटर के मोल्स भी कम होंगे। तो अब हम लोगों ने उन्होंने कहा क्या है कि हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे, उन्होंने कहा है कि हम लोग अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा। तो अभी हमने देखना है कि प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा, तो ये कम मोल्स वाला कम वॉल्यूम वाला वाटर है यहाँ पर, तो वो रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, वाटर की तरफ ही प्रोसीड करेगा वो, तो ये आ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। आखिरी हमारे पास एमसीक्यू प्यूरिफिकेशन ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl बाय पासिंग HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये हमें पता है कि ये एग्जांपल है कॉमन आयन इफेक्ट के लिए, जो एटलस प्रिंसिपल की नहीं है, बोन हेबर साइकिल की नहीं, लॉ ऑफ मास एक्शन की भी नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट की एग्जांपल कैसे है कि जो NaCl है ना वो लेस डिसोसिएटेबल हमारे पास कंपाउंड है HCl की निस्बत। HCl जो है ना वो उसकी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है, तो जब हम NaCl में HCl ऐड करेंगे तो ये जो क्लोरीन और क्लोरीन है ये हमारे पास हो जाएगा कॉमन आयन, और जो HCl है ना H पॉजिटिव आयंस था और ये Na पॉजिटिव था, लेकिन H पॉजिटिव जो है ना उसकी डिसोसिएशन पावर ज़्यादा है, तो वो Na की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा, Na डिसोसिएट नहीं होगा, Na इसमें सिर्फ एज इट इज़ ही पड़ा रहेगा। और इसी के साथ जो Cl नया वाला Cl भी आया है तो वो इसी के साथ आके लगना शुरू हो जाएगा दोबारा, तो ये NaCl प्रेसिपिटेट्स के तौर पर बनना शुरू हो जाएगा HCl की एडिशन की वजह से। हुआ क्या था कि वैसे तो हो सकता था ना कि वाटर में डिसोसिएट हुआ तो NaOH बन जाता वाटर के साथ, मतलब वाटर के अपने आयंस भी डिसोसिएट हुए हैं और सोडियम और क्लोरीन भी डिसोसिएट हो गए हैं। तो इस सीन में आपको थोड़ा सा क्लियर कर ही देती हूँ, ये बस मैंने कहा था कि खत्म करते हैं वीडियो को, लेकिन चले डिसोसिएशन का मतलब क्या था। NaCl डिसोसिएट हुआ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में, और डिसोसिएट हुआ कब, एक्वस सोल्यूशन था, तो उसी दौरान H2O भी डिसोसिएट हुआ होगा ना H प्लस OH नेगेटिव आयंस में। तो हमने किया क्या, हमारे पास NaCl था, हम लोगों ने उसे सोल्यूशन में HCl डाल दिया, तो HCl भी डिसोसिएट हुआ H प्लस OH प्लस Cl नेगेटिव आयन के तौर पे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कॉमन आयन डाला, ये क्लोरीन है, बैक पीछे जाएं, हाँ चला गया, ये क्लोरीन है हमारे पास और ये भी क्लोरीन है, हम लोगों ने क्लोरीन जो है ना एज अ कॉमन आयन उसमें डाल दिए, और हम लोगों ने हाइड्रोजन डाल दिया साथ सोडियम के मुकाबले में। अब होना क्या था असल में कि सोडियम जो है ना इस पॉजिटिव आयन ने ना इस OH नेगेटिव के साथ मिलना था और इस क्लोरीन ने इस H के साथ मिलना था, तो NaOH और HCl बन जाना था। लेकिन हम लोगों ने किया कि हम लोगों ने HCl डाल दिया उसमें मजीद, तो H की टेंडेंसी OH के साथ रिएक्ट करने की सोडियम की निस्बत ज़्यादा है, तो सोडियम जो है ना वो बीकर के अंदर नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा, मतलब अब वो OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो प्रेसिपिटेट्स के तौर पर नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। और जो क्लोरीन है ना जो एक्स्ट्रा अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा क्लोरीन जो है ना वो तो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, अब ये जो क्लोरीन हम लोगों ने एक्स्ट्रा डाला ना वो आके वापस इस NaCl के साथ Na के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, और बनेगा क्या हमारे पास वापस से NaCl, और ये वाला जो NaCl है प्योर फॉर्म में बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोगों ने एटॉमिक सोडियम को एटॉमिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया है, और दरम्यान में जितनी भी इम्प्योरिटीज थी ना वो वाटर में ही रह गई, तो अब हमारे पास क्या हुआ, प्योर NaCl बन गया। तो ये हमारे पास काम हो गया इसका ख़त्म, ये हमारे पास था कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब अभी मैंने खैर इतना खास तो डिटेल से नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह जब चैप्टर करेंगे ये वाला तो तब डिटेल से करेंगे, क्योंकि टेस्ट की डिस्कशन में इतना डिटेल से मेरा ख्याल जाना चाहिए भी नहीं था मुझे पहले भी, लेकिन चलो मेरा इरादा था कि आप लोगों के वो थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक वाहिद मकसद है मेरी ज़िंदगी का कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलो इसी के साथ हमारा मेट क्विज 95 की डिस्कशन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा इससे, आप अपनी गलतियों को देखें और उनसे कुछ सीखें। तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अब हम मिलते हैं दोबारा नवंबर सेशन में इंशाल्लाह।